हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का मैं मनोज त्रिपाठी, आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने वन एंड ओनली फेवरेट एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस पा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इन क्लासेस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते जाना है। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी तो आप दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके अपने डाउट को, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए हमेशा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को सुप्रभात, सभी लोगों को नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे, मजबूती से जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो रहे होंगे। आपका एग्जाम बहुत जल्द कभी भी हो सकता है और उसके लिए जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो बिल्कुल भी आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय को और अपने दोस्तों तक भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेज आपकी चल रही हैं, आप यहाँ से क्लासेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन। तो जल्दी से आप लोग मुझे केवल और केवल सम्मेलनों का डेट बता दीजिए, मतलब ईयर बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि जेनेवा प्रोटोकॉल कब होता है। जेनेवा प्रोटोकॉल कब होता है तो आप बताएंगे 1925 में होता है, ये स्विट्जरलैंड में हुआ। और यहाँ पर मेनली काम किया गया जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध करने के लिए ये सम्मेलन हुआ। दूसरा नाम है रामसर सम्मेलन, जो होता है 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, ईरान का शहर रामसर। और क्या होता है इसमें, इसमें होता है आर्द्र भूमि में पाई जाने वाली जैव विविधता का संरक्षण, है ना। कार्बन डेटिंग क्या है, ओके, कार्बन डेटिंग और कार्बन क्रेडिट मैं आपको दोनों बता दूंगा, कोई परेशान मत होइएगा। डेटिंग जो है और क्रेडिट जो है, दोनों पॉइंट मैं आपको क्लियर करा दूंगा, बस आप थोड़ा सा पढ़ते चलो। अभी आप जो चीज़ें चल रही हैं उसको कवर कर लो, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में ही बात करते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है, अच्छा, रामसर सम्मेलन में एक नाम आता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है, ये मॉन्टेक्स जो है स्विट्जरलैंड में देश है, सॉरी स्विट्जरलैंड में ये नगर है, सिटी है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रामसर से संबंधित ही सम्मेलन होता है, जिसमें कि एक बात कही जाती है कि जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं रामसर साइट्स या आर्द्रभूमियाँ, उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रख लेंगे। भारत की कितनी हैं, 2 हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। भारत की कितनी सम्मिलित हैं, 2 सम्मिलित हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, सब लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो सम्मेलन होता है वो कौन सा होता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, 1972 में हो जाता है, जिसमें कि बात की जाती है किसकी, बात की जाती है विश्व पर्यावरण दिवस की, 5 जून की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की संकल्पना आती है स्टॉकहोम सम्मेलन से। फिर बात करते हैं हम लोग साइट्स की, किसकी बात करते हैं, साइट्स। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। साइट्स क्या है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संकटाग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर क्या किया गया, संरक्षण दिया गया है। ये कब होता है, 1973 में होता है, जो कि प्रभावी होता है 1976 में। ठीक है, कहाँ पर होता है, वाशिंगटन डीसी में होता है। वाशिंगटन डीसी क्या है, वाशिंगटन डीसी है यूएसए की राजधानी, है ना, यूएसए की राजधानी। फिर बात करते हैं वियना सभा की, किसकी बात करते हैं, वियना सभा की बात करते हैं, वियना असेंबली या वियना कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ये 2 बार, एक 1985 में और दूसरी बार 1995 में होता है। 85 और 95 याद रहेगा। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, डेनूब नदी के किनारे बसा शहर। और यहाँ पर बात होती है किसकी, ओडियस यानी कि ओजोन क्षरण पदार्थों के उपयोग में कटौती करने से संबंधित यह सम्मेलन होता है। इसके बाद फिर इसी से जुड़ा हुआ सम्मेलन एक और होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समय होता है, इसको तो कभी भूलना ही नहीं है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन मिलाने के लिए जरूर आता है प्रोटोकॉल से संबंधित, है ना। कौन सा प्रोटोकॉल किस ईयर में हुआ, जरूर से जरूर पूछा जाता है, याद रखेंगे। 16 सितंबर 1987 में। किस लिए हुआ, ये भी ओजोन क्षरण पदार्थों के उत्पादन और उपयोग के कम करने से संबंधित सम्मेलन था। इसके बाद होता है टोरंटो, कौन सा होता है, टोरंटो सम्मेलन 1988 में, है ना, 1988 में होता है टोरंटो सम्मेलन। और इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रही है CO2, उसके उत्सर्जन में क्या करना है, 20% तक की कमी लानी है। कब तक, 2005 तक। ठीक है, ये हो जाता है आपको टोरंटो सम्मेलन 1988 में हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कब होता है, 1992 में होता है।
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि स्टॉकहोम सम्मेलन में जो हमने पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संवर्धन की जो बात की थी, वो किस लेवल तक पहुंचती है, किस लेवल तक पहुंचती है। स्टॉकहोम सम्मेलन में एजेंडा 21 की बात की जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए अब एक एक करके चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम इकट्ठा उन सभी चीज़ों को करने के लिए समझौता कर रहे हैं जो पर्यावरण के संरक्षण को और पृथ्वी पर जीवन के संकट को क्या कर सके, संरक्षण को बढ़ावा दे सके और संकट को दूर कर सके। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ठीक है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना होती है जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली समस्याओं से निपटने का काम कर सके। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? क्योटो प्रोटोकॉल होता है 1997 में, 1997 में होता है। जापान के शहर क्योटो में हुआ सम्मेलन, जिसमें की बात की जाती है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में 6 गैसों के नाम लिए जाते हैं। उन 6 गैसों के उत्पादन में क्या करनी है, 5% क्या करनी है, कमी करनी है। और कमी करने का जो लक्ष्य है वो विकसित देशों पे है। किस पर है? विकसित देशों पर है कि जो विकसित देश हैं ये हरित गृह गैसों के उत्पादन में क्या करेंगे, कमी लाएंगे। और हरित गृह गैसें कौन कौन सी? CO2 हो जाएगा, N2O हो जाएगा, इसके बाद CH4 हो जाएगा, और जलवाष्प हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएंगे। इन गैसों के उत्सर्जन में या इन गैसों के उत्पादन में क्या करनी है, कमी लानी है। सर राइटिंग के लिए डेली, बिल्कुल आप लोग अभी पहले प्री पर कंसर्न कर लीजिए। मैंने जितना आपको पढ़ाया है इससे काफ़ी चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी, और इसके बाद इसी पर आधार करके या इसी को आधार बनाकर हम लोग मेंस राइटिंग करते रहेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी होता है? 16 दिसंबर 2005 में होता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हो गया। अब आता है जोहानिसबर्ग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन आएगा? जोहानिसबर्ग सम्मेलन, ठीक है। ये हम लोगों का आज का सम्मेलन है। इसके आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ों कवर करेंगे। जोहानिसबर्ग, ठीक है, जोहानिसबर्ग सम्मेलन। पहले तो आपको इसका ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। फिर पता होना चाहिए कि जोहानिसबर्ग है कहाँ पर। तो पहले बात आप बताइए कि जोहानिसबर्ग है कहाँ पर। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका का देश। और ये फेमस है किसके लिए? ये फेमस है सोने के उत्पादन के लिए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। जोहानिसबर्ग सम्मेलन, अभी आपने कल पढ़ा था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, याद करिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ 1972 में, और इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? यदि हम लोग इसमें 20 वर्ष जोड़ दें, स्टॉकहोम सम्मेलन में 20 वर्ष जोड़ दें, तो बच्चे कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग पहुँच जाएंगे 1992 में। कहाँ पहुँच जाएंगे? 1992 में पहुँच जाएंगे। हो गया प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या हो गया? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया। बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल राइट बताई, ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया 1992 में। अब हम लोग देखेंगे कि यदि 1992 में 10 साल जोड़ दें, 1992 में 10 साल जोड़ दें, ठीक है, ऐड कर दीजिए, +10 ईयर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 10 ईयर ऐड करते हैं तो क्या होता है? 2002 आता है। और ये जो 2002 में सम्मेलन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जोहानिसबर्ग सम्मेलन। क्या बोलते हैं? जोहानिसबर्ग सम्मेलन होता है। ठीक है, तो जोहानिसबर्ग सम्मेलन में होता है। जोहानिसबर्ग सम्मेलन हो जाता है 2002 में। कब होता है? 2002 में, ठीक है। इसका आप डेट लिख लीजिएगा 2002, ईयर लिखेंगे 2002। थोड़ा सा और याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन किस पर हुआ? पृथ्वी के, या कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन पर हुआ। उसके 20 साल बाद प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में। आगे बढ़ रहे हैं तो +10 ईयर करने पर 2002 में पहुंच जा रहे हैं। कहाँ पहुंच जा रहे हैं? हम लोग पहुंच जा रहे हैं जोहानिसबर्ग में। तो जोहानिसबर्ग का जो सम्मेलन था, इसका संबंध यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका संबंध भी क्या बताएंगे? इसका संबंध भी बताएंगे आप क्या करने से? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से। DK जी वेरी नाइस, और आनंद जी बिल्कुल राइट, ओके, बहुत अच्छा, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये होता है आपका दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसको आप बोलते हैं दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्लियर है? दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये बोला जाएगा दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है? जोहान्सबर्ग में होता है। जोहान्सबर्ग कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। चूंकि आप बात कर चुके थे प्रथम शिखर सम्मेलन में किसकी? एजेंडा 21 की बात कर रहे थे आप। किसके? पृथ्वी पर बचाव की बात कर रहे थे और धारणीय विकास की, सतत विकास की आपने अवधारणा को भी ले लिया था। सतत विकास और आप बोलते हैं धारणीय विकास की अवधारणा को लेते समय आपने क्या ध्यान दिया था कि पृथ्वी पर क्या होना चाहिए? पर्यावरण संकट भी दूर होना चाहिए और ध्यान रखना है कि हमें अपना आर्थिकी भी सुधारनी है, अपनी इकोनॉमी सुधारनी है। ऐसा नहीं था कि हम केवल पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान में ले आए, अर्थव्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना है और पृथ्वी पर भी संकट जो है, जीवन संकट जो है या पर्यावरण सुरक्षा है, इसको भी बढ़ावा देना है। तो इसलिए क्या होता है, जो सतत विकास वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और निर्धनता को, गरीबी को क्या किया जाता है? 2015 तक 50% से भी कम करने की बात की जाती है। जो लोग 50%, जो लोग क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनकी संख्या को हमें क्या करना है? 50% से भी कम करना है। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण संकट। पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ ही पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ ही क्या करना है? पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना। क्लियर है? आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना। क्लियर है? आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना। और लक्ष्य क्या रखा गया यहाँ पर? यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया? 2015 तक। कितना लक्ष्य रखा गया? 2015 तक जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 2015 तक जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की संख्या में गरीबी रेखा के नीचे इसको आप क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल। ठीक है। 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की संख्या को 50% तक कम करना। 50% तक क्या करना? कम करना। ऐसी बात क्यों कही गई? देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मानव की आर्थिक गतिविधियों पर क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। मानव की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अब जो देश विकसित हो चुका है, जिसने आर्थिक गतिविधियों को कर ही, जिसने मानव जनित प्रक्रमों को कर ही क्या किया था? अपनी आर्थिक स्तर को सुधार किया था, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। अब वो जो है उसने सबसे ज़्यादा क्या किया है? सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान या क्षति पहुंचाया है। अब हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए सारे देशों पर प्रतिबंध लगा दें। यदि हम सारे देशों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो जो अब अल्प विकसित हैं या फिर जो अविकसित हैं या फिर जो विकासशील हैं, उन देशों का विकास कैसे होगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो अपना लक्ष्य रख रहे हैं वो पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए हम लोग ज़्यादातर जो प्रतिबंध यहाँ पर लगा रहे हैं, ज़्यादातर जो हम लोग यहाँ पर नियम बना रहे हैं वो विकसित देशों पर ज़्यादा लगते हैं और जो विकासशील हैं और फिर अल्प विकसित हैं उन पर क्या लगेंगे? धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जिससे कि वो भी क्या कर सकें? आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकें। ठीक है। 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को हमें क्या करना है? 50% यानी कि
बीपीएल जो है उनकी 50% से संख्या क्या करनी है, कम करनी है। ये यहाँ पर क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ठीक है। इसके बाद फिर आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर से एक बार स्टॉकहोम सम्मेलन। अब देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 2 बार हो जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कितनी बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कितनी बार होता है, 2 बार हो जाता है। और ये होता है 2004 में। ये कब होता है, 2004 में। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ईयर वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी जोहान्सबर्ग सम्मेलन पढ़ा, किसमें, 2002 में। ये क्या कहलाता है, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 + 10, है ना। हाँ, गरीबी उन्मूलन के हेतु विश्व एकजुटता की बात यहाँ पर की जाती है। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, वेरी गुड। अब फिर से आ गया स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन अब ये दूसरा वाला कब होगा, ये होगा 2004 में। ये कब होगा, 2004 में। और स्टॉकहोम जान ही चुके हैं, ये क्या है, स्वीडन की राजधानी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है डर्टी डजन का। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है डर्टी डजन का। ये आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा डजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं क्या, दर्जन। क्या बोल देते हैं, दर्जन। क्या किया गया कि डर्टी डजन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया। दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी, 12। दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी, 12, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिनको हम लोग प्रदूषक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, उनकी संख्या कितनी चिन्हित की गई, जो अत्यंत खतरनाक है, जो अत्यंत क्या है, जो खतरनाक है या सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जो आसानी से खत्म नहीं हो रहे हैं, उनकी संख्या चिन्हित की गई 12। कितनी चिन्हित की गई, 12। और 12 में से क्या किया गया, जो 12 में भी हाईली क्या थे, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, जिनकी संख्या थी 9, उन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषकों को चिन्हित करने के लिए होता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, इनको आप क्या बोलते हैं, प्रदूषकों। क्या बोलते हैं, प्रदूषकों। प्रदूषकों को चिन्हित करने के लिए, चिन्हित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने, चिन्हित करने यानी कि उनको सेलेक्ट करने, उनको चूज करने, चिन्हित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने हेतु, उन पर प्रतिबंध लगाने हेतु स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 2004 में हुआ एक विश्वव्यापी सम्मेलन। एक विश्वव्यापी सम्मेलन देख लीजिए, हो जाएगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों या प्रदूषकों को चिन्हित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये सम्मेलन होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, डर्टी डजन का। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, डर्टी डजन। डर्टी मतलब गंदा, है ना, डर्टी डजन का कॉन्सेप्ट आता है, डर्टी डजन। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, डर्टी डजन। डर्टी डजन में क्या होगा, 12 प्रदूषक, 12 प्रदूषकों को चिन्हित। डर्टी डजन का की संकल्पना, डर्टी डजन की क्या आती है यहाँ पर, संकल्पना, कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। डर्टी डजन की यहाँ पर क्या आती है, संकल्पना आती है, कॉन्सेप्ट आता है। 12 प्रदूषकों को यहाँ पर चिन्हित किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाएगा, 12 प्रदूषकों को चिन्हित करने के बाद 12 में से, डर्टी डजन में से, डर्टी डजन में से, डर्टी डजन में से कितने को आप क्या करेंगे, डर्टी डजन में से कितने को आप यहाँ प्रतिबंधित करेंगे, डर्टी डजन में से 9 प्रदूषकों को प्रतिबंधित, 9 प्रदूषकों को यहाँ क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। 9 प्रदूषकों को प्रतिबंधित,
9 प्रदूषकों को प्रतिबंधित। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 2004। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 हो जाता है। अब इसके बाद आता है बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम आता है नगोया प्रोटोकॉल। क्या आता है? नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, देख लीजिए इसको, डर्टी डजन वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार। डर्टी डजन में क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, प्रदूषकों के कितने रखने हैं, 12 प्रदूषकों को इसमें चिन्हित करना है, 12 प्रदूषकों को इसमें रखना है। ठीक है, 12 प्रदूषकों को रखना है। ओके, और ये जो है, ये जो डर्टी वाले डजन वाले हैं कॉन्सेप्ट वाला, ये कब आता है? ये आता है स्टॉकहोम सम्मेलन में। और इसमें जितने भी प्रदूषक हैं ये लगभग पर्यावरण में जब तक रहेंगे तब तक नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि ये कौन से वाले हैं? स्थायी प्रदूषक हैं। कौन से हैं? स्थायी प्रदूषक। और इनको यदि हम लोग कैटेगराइज करें, ये कार्बनिक हैं कि अकार्बनिक हैं, तो इनको ये भी ध्यान रखिएगा ये कैसे हैं? कार्बनिक हैं। ये कैसे हैं? कार्बनिक हैं। ठीक है ना, ये कैसे हैं? कार्बनिक हैं। तो याद रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को चिन्हित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने हेतु सम्मेलन होता है। डर्टी डजन का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें 12 प्रदूषकों को चिन्हित किया जाता है और लास्ट में 12 में से कितने में? 9 प्रदूषकों क्या किया जाता है? 9 प्रदूषकों को प्रतिबंधित किया जाता है। 9 प्रदूषकों को प्रतिबंधित। क्लियर है? नौ प्रदूषकों को क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नगोया। बताओ ये नगोया जगह कहाँ पर है? नगोया प्रोटोकॉल, टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिटी ध्यान रखनी होगी जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन होता है नगोया में। नगोया कहाँ पर? जापान में। जापान का शहर। ये आपको मदद करता है लिखने में। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जापान। ये क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, कब होता है? डेट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मिलाने के लिए आता है 2010 में होता है। कब होता है? 2010 में होता है। नगोया जापान का शहर 2010। अब मेन पॉइंट है कि ये होता क्यों है, किस लिए होता है। तो आपने पढ़ा था प्रवाल। आपने क्या पढ़ा था? प्रवाल भित्तियां पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बताइए, आपने प्रवाल भित्तियां पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बताइए, टेल मी। प्रवाल भित्तियां पढ़ी थी? प्रवाल भित्तियों को एक नाम दिया था मैंने। प्रवाल भित्तियों को एक नाम दिया जाता है। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स को आप क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं समुद्री हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं? समुद्री हॉटस्पॉट बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं समुद्री वर्षावन। समुद्री वर्षावन बोलते हैं। वर्षावन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जैव विविधता क्या है? यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ मिलती है? वर्षा वनों में मिलती है। और समुद्रों में प्रवाल भित्तियों पर जैव विविधता अधिक मिलने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री वर्षा वन बोलते हैं। कुछ याद आया? प्रवाल भित्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री वर्षा वन बोलते हैं। समुद्री वर्षा वन बोलते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल। समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल। ठीक है, समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल। समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल हैं, या फिर आप इनको कहते हैं उष्ण स्थल। क्या बोलते हैं इनको? उष्ण स्थल। समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल, या फिर इनको आप उष्ण स्थल बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियों में जो जैव विविधता मिल रही है, प्रवाल भित्तियों में जो जैव विविधता मिल रही है, ठीक है, या समुद्री वर्षा वनों में जो जैव विविधता मिल रही है, उसको बचाने के लिए आप बोलते हैं कोरल रीफ। ठीक है, दूसरा बात है कि जो वनों में जैव विविधता मिल रही है उसको बचाने के लिए, वनों में जो जैव विविधता मिल रही है उसको बचाने के लिए कह सकते हैं कि जो नगोया प्रोटोकॉल है ये किसके लिए होता है? ये जैव विविधता पर होता है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैव विविधता का संरक्षण कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर जो सम्मेलन होता है, जैव विविधता पर या जैव विविधता संरक्षण पर जो सम्मेलन होता है उसका नाम क्या है? नगोया प्रोटोकॉल। क्या नाम है? नगोया। जैव विविधता संरक्षण हेतु, जैव विविधता संरक्षण हेतु। और मेनली कहाँ की जैव विविधता? मेनली कहाँ की जैव विविधता? तो यहाँ पर याद रखिएगा वनों एवं कोरल रीफ। वनों एवं कोरल रीफ का संरक्षण। वनों एवं कोरल रीफ, वनों एवं कोरल रीफ का संरक्षण। कोरल रीफ समझ गए?
प्रवाल भित्तियां, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं। वनों एवं कोरल रीफ का संरक्षण, वनों एवं कोरल रीफ का क्या होता है? संरक्षण होता है। बोलो, याद रहेगा? एक बार बताइए, क्या इतनी बात आपको याद रहेगी? समझ गए हैं? हाँ बिल्कुल, 22 मई को आप जैव विविधता मनाएंगे, बिल्कुल आप जैव विविधता मनाएंगे, ठीक है। तो वनों की, कोरल रीफ की और उनमें उपस्थित जैव विविधता की रक्षा के लिए क्या होता है? ये आपका सम्मेलन होता है क्या? नगोया प्रोटोकॉल। क्या होता है? नगोया प्रोटोकॉल होता है। समुद्री वर्षा वन कहा जाता है इनको, समुद्री जैव विविधता के तप्त स्थल, या फिर आप कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर फिर से आता है Rio+20। रियो प्लस क्या आता है? 20 आता है। जरा इसको आप गैस करो, Rio+20 हम लोग किसे बोलेंगे? Rio+20 हम लोग किसे बोलेंगे? Rio+20 सम्मेलन। इसको आप इसी नाम से जानेंगे, Rio+20 सम्मेलन, ठीक है। Rio+20 सम्मेलन, Rio+20 सम्मेलन। आपने देखा स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसे कहा गया प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा 10 साल बाद कहाँ मनाया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। कब मनाया गया? 10 साल बाद, 1992 के बाद 2010, सॉरी 10 साल जोड़ेंगे 2002 में मनाया गया। अब क्या है कि जो सम्मेलन हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम, या मैं पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, स्टॉकहोम सम्मेलन, ताकि आप कंफ्यूजन से दूर हो जाए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। क्लियर हो गया? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। इसके 20वीं वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ कर दीजिए, 20वीं वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ बना दीजिए। कौन सा आया? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 20 साल बाद हो रहा है तो 1992 में। कब हुआ? 1992 में। फिर 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा? जोहान्सबर्ग सम्मेलन होगा, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हो जाएगा? 2002 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हो जाएगा? 2002 में हो जाएगा। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हो जाएगा? 2002 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने पर, वेरी नाइस वेरी नाइस, पृथ्वी 20, यस बिल्कुल सही बात कही आपने, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, ये कहाँ होता है? ये होता है आपका रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर होता है? रियो डी जेनेरियो में। रियो, रियो डी जनेरियो, डी जनेरियो कौन सा शहर? ब्राज़ील का शहर। कौन सा शहर है ये? ब्राज़ील का शहर, रियो डी जनेरियो, ठीक है। रियो डी जनेरियो। अब देखिए, रियो डी जनेरियो के 20 साल होने के बाद, इसके 20 साल प्लस कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद, इसके 20 वर्ष बाद, इसके 20 वर्ष बाद, या कह सकते हैं 20 वर्ष बाद, या फिर आप कह सकते हैं क्या? या फिर आप कह सकते हैं जोहान्सबर्ग के 10 साल बाद, जोहान्सबर्ग, या फिर इसी को आप बोलते हैं दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसके 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, बोलो देखो क्लियर हो रही बात? 10 वर्ष बाद क्या होगा? यहाँ पर फिर से रियो डी जेनेरियो में क्या होगा? रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन होगा। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, Rio+20, Rio+20 बोलेंगे। कब होगा? ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 2012 में। और देखिए, लगभग सब एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं, लगभग एक दूसरे से क्या है? सब संबंधित है। देख लीजिए। अब आप बताइए कि सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार आप मुझे बताइएगा कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि नहीं? सब कुछ क्लियर है? फटाफट बता दीजिएगा कि इतनी बात क्लियर हो गई है, तो फिर हम लोग इसमें
और भी इम्पोर्टेंट बातों को कर लें। ठीक है, बोलो फटाफट आंसर करो। क्लियर है? रियो प्लस 20 क्लियर है कि नहीं? रियो प्लस 20 क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको यदि हमको रियो प्लस 20 को कहना होगा, यदि हमको रियो प्लस 20 को कहना होगा तो हम इसके दो नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? रियो प्लस 20 सम्मेलन जो होता है 2012 में, इसके हम दो नाम रखेंगे। क्या क्या नाम रखेंगे? पहला नाम सुन लीजिएगा, पहला नाम सुन लीजिएगा, क्या है? पहला नाम सुन लीजिएगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए देखो ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के कितने बाद? 20 वर्ष बाद। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। क्लियर है बच्चे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की क्या है ये? 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, दूसरा देखिएगा, इसी को आप दूसरा तरीके से कहेंगे जोहान्सबर्ग। बोलो ना, जोहान्सबर्ग है कि नहीं है? जोहान्सबर्ग में क्या है? जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास। जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास, विश्व सतत विकास, जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास, जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास सम्मेलन सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ। 10वीं वर्षगांठ। अब आप मुझे बता दो कि ये दोनों बात आपको समझ में आई कि नहीं? इनको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? रियो डी जनेरियो में, ब्राजील के शहर में। जोहान्सबर्ग में हुए विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? रियो डी जनेरियो में मनाई गई। कहाँ मनाई गई? रियो डी जनेरियो में मनाई गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या क्या रहे, इन पर भी बात कर लो। पहले आप इतना बता दो कि ये वाली बात दोनों क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर हैं। आप लोग थोड़ा सा बात भी करते जाइए, बताते भी जाइए। मंटू जी, डीके जी, आनंद जी, और आज काफ़ी कम लोग हैं, क्या आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? सरिता जी, रेनू जी, बताइए, सब लोग बताइए, फटाफट आंसर करिए। क्या आप लोगों के द्वारा इतनी बात समझ ली गई है? जो भी यहाँ पर लिख दिया गया है ये आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, चलो। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर एक शीर्षक आता है, शीर्षक के अंतर्गत ये बात चलती है। एक शीर्षक जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है क्या? जिसको कहा जाता है फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, ये एक शीर्षक होता है, द फ्यूचर वी वांट। यहाँ पर जो ये सम्मेलन होता है वो इस बात पर होता है, द फ्यूचर वी वांट, कैसा वैसा भविष्य जो हम चाहते हैं। द फ्यूचर वी वांट, ये क्या होता है? शीर्षक होता है जिसके अंतर्गत ये सारी बातें चल रही थी। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट। ओके, ठीक है, वेरी गुड। द फ्यूचर वी वांट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो भारत है, भारत भी भाई भाग लेगा। तो भारत क्या करता है? भारत यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देता है। भारत क्या करता है? भारत द्वारा यहाँ पर हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। भारत द्वारा हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। हरित अर्थव्यवस्था, भारत द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं? हरित अर्थव्यवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं?
ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देते हैं, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। भारत द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। आप समझ पाए ग्रीन इकोनॉमी क्या है, आप समझ पाए ग्रीन इकोनॉमी क्या है, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, ओके 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 सरिता जी, ओके अश्वनी जी हैं सर, ठीक है, अश्वनी क्लियर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड मेरे बच्चे। यहाँ पर देखो आप ग्रीन इकोनॉमी को समझ लो, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा विकास जिसमें कि पर्यावरण को क्या हो, कम से कम क्षति हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करना, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना। तो भारत यहाँ पर क्या करता है, हरित अर्थव्यवस्था कॉन्सेप्ट देता है, क्या है, पर्यावरण क्षति किए बिना, पर्यावरण क्षति किए बिना, पर्यावरण क्षति किए बिना, क्षति किए बिना, बिना आर्थिक, आर्थिक या आप अर्थव्यवस्था कर लीजिए, पर्यावरण क्षति के बिना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में सुधार, अर्थव्यवस्था में सुधार को बल दिया गया, अर्थव्यवस्था में सुधार को क्या किया गया, बल दिया गया। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये दो पॉइंट आपके क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप कि आपने बढ़िया से इनको समझ लिया होगा, अच्छे समझ गए, अच्छे समझ गए हैं, चलो अच्छे समझ लगे हैं। आइए अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातों में हमारा एक मिसलेनियस टाइप से चलेगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं लगभग, आपने सारी चीज़ें जो आपके प्री लेवल पर और मेंस लेवल पर, जित मतलब पहले तो हमने प्री टारगेट किया है, और प्री टारगेट करने के साथ जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो मेंस तक के आपके क्लियर हो गए हैं, मेंस तक के लिए आपके अच्छे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि हम लोग कभी भी यदि बात करें किसकी, समुद्री पारितंत्र की, या फिर हम लोग बात करें किसकी, जलीय पारितंत्र की, तो वहाँ पर कुछ नाम आते हैं जो मैं अभी आप तक डिस्कस नहीं किया था, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे और उन क्वेश्चंस में मैंने इन टर्म्स को देखा, तो मुझे लगा कि मैं आपसे इन टर्म्स को शेयर जरूर करूँ। ठीक है, समुद्री या जलीय पारितंत्र, इसको आप बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर आप बोल देते हैं क्या, या फिर आप बोल देते हैं ओ सी या ओशियन इकोसिस्टम, सी या ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, सी या ओशियन इकोसिस्टम। जब जलीय पारितंत्र की बात करते हैं ना, तो इसमें ज़्यादातर कौन से पारितंत्रों को ले लिया जाता है, जब जलीय पारितंत्रों की बात करते हैं, देखिए जब समुद्री पारितंत्र लिया जाएगा तो अलग से सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब जलीय पारितंत्र लिया जाएगा तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग नाम लेते हैं किसका, झील पारितंत्र का और तालाब पारितंत्र का, झील पारितंत्र का और किसका नाम लेते हैं, तालाब पारितंत्र का नाम लेते हैं। तो ओवरऑल ये सब है तो जल के ही पार्ट, ये सब है तो जल के ही पार्ट, ठीक है, ये सब जल के ही पार्ट है। यहाँ पर कुछ नाम आता है, जो समुद्री या जलीय पारितंत्र है, समुद्री या जलीय पारितंत्र है, इसको हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने क्षेत्रों में बांटते हैं, 3 क्षेत्रों में बटा होता है। समुद्री पारितंत्र या जलीय पारितंत्र कितने क्षेत्रों में बटा होता है, 3 क्षेत्रों में बटा होता है। कितने क्षेत्रों में बटा होता है, 3 क्षेत्रों में बटा होता है। समुद्री या जलीय पारितंत्र कितने क्षेत्रों में बटा होता है, 3 क्षेत्रों में बटा होता है। ठीक है, अब उन 3 क्षेत्रों को समझिएगा, बटा होता है। समुद्री या जलीय पारितंत्र क्या होता है, समुद्री या जलीय पारितंत्र 3 क्षेत्रों में बटा होता है, 3 क्षेत्रों में बटा होता है। समुद्री या जलीय पारितंत्र 3 क्षेत्रों में बटा होता है, कौन कौन से, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, इधर की तरफ से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज हो। ठीक है, ये क्या है, ये स्थल वाला भाग है, ये क्या है, स्थल वाला भाग है। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, ये जल भरा हुआ है, ये क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, जल भरा हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समुद्री क्षेत्र में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समुद्री क्षेत्र में, क्या हो रही है, गहराई भी बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, गहराई भी बढ़ती जा रही है। ये है आपका समुद्री पारितंत्र, ये क्या है, समुद्री पारितंत्र। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका तटीय क्षेत्र, इसको आप बोलेंगे कोस्टल एरिया। क्या बोलेंगे, कोस्टल एरिया।
तटीय क्षेत्र से लगा हुआ वह भाग, तटीय क्षेत्र से लगा हुआ वह भाग जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पौधे होते हैं, जलमग्न पौधे होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे क्या होते हैं, कुछ पौधे यहाँ तैर भी रहे होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, तैर भी रहे होते हैं। जड़युक्त जलमग्न पौधे होते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, सबसे नियर जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं बेलांचल। क्या नाम देते हैं बच्चे, बेलांचल नाम देते हैं। क्या नाम सुने हो आप इसका पहले, बेलांचल नाम सुने हो, बेलांचल क्षेत्र। मैं थोड़ी बातें आपसे लिख भी दूंगा यहाँ पर, बिलांचल। दूसरा, जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी गहराई बढ़ती है, थोड़ी सी क्या होती है, गहराई बढ़ती है। इसको हम लोग बोलते हैं सरोजावी। क्या बोलते हैं, सरोजावी क्षेत्र। सरोजावी क्षेत्र भाई हिंदी है, हिंदी थोड़ा सा कठिन तो है ही है। सरोजावी क्षेत्र बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहरा क्षेत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहरा क्षेत्र। भाई अंदर की ओर जाने पर गहराई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताइए, अंदर की ओर जाने पर गहराई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, बेलांचल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलांचल क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं लिट्टोरल जोन। क्या बोलते हैं, लिट्टोरल जोन। इसको आप क्या बोलते हैं, लिट्टोरल जोन बोलते हैं। सरोजावी क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, सरोजावी क्षेत्र को आप बोलते हैं लिम्नेटिक। सरोजावी क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन। और गहरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, गहरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं एबिसल। क्या बोलते हैं, एबिसल क्षेत्र बोलते हैं, एबिसल जोन बोलते हैं। बोलो क्या बात समझ में आई आपको, क्या इतनी बात समझ में आई कि जो समुद्री पारितंत्र है, जो जलीय पारितंत्र है, इसके तीन भाग किए जाएंगे। इसको कितने भागों में बांटा जाएगा, तीन भागों में बांटा जाएगा। तटीय क्षेत्र के सबसे निकट, तटीय क्षेत्र के सबसे निकट वाला भाग, तटीय क्षेत्र के सबसे निकट वाला भाग जहां पर क्या होगा, तटीय क्षेत्र के सबसे निकट वाला भाग जहां पर क्या होगा, जहां पर जलमग्न पौधे, जड़युक्त जलमग्न पौधे मिलेंगे, जड़युक्त जलमग्न पौधे मिलेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है कलर, नहीं दिख रहा है, ये देखा आपने, बोलिए, अब दिखाई दिया आपको। यहाँ पर देखिए, बेलांचल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटोरल क्षेत्र। लिम्नेटिक जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरोजावी क्षेत्र। और एबिसल जोन क्या है, गहरा क्षेत्र। एबिसल जोन क्या है, गहरा क्षेत्र है। ठीक है, एबिसल जोन क्या है, गहरा क्षेत्र। तो मैं लिख रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है, तटीय क्षेत्र से लगा भाग, तटीय क्षेत्र से लगा भाग, तटीय क्षेत्र से लगा भाग, तटीय क्षेत्र से लगा भाग जहां, तटीय क्षेत्र से लगा भाग जहां जड़युक्त जलमग्न पौधे, जड़युक्त जलमग्न पौधे तटीय क्षेत्र से लगा हुआ, तटीय क्षेत्र से लगा भाग जहां जड़युक्त जलमग्न पौधे, जड़युक्त जलमग्न पौधे उपस्थित होते हैं, उपस्थित हों, उसको आप बोलते हैं बेलांचल क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बेलांचल। उसको आप क्या बोलते हैं, बेलांचल, वेलांचल। ठीक है, वेलांचल, बेलांचल जोन बोलेंगे। बोलो क्लियर है, क्या बोलेंगे, बेलांचल जोन बोलेंगे, बेलांचल जोन बोलेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है, बेलांचल जोन बोलेंगे, बेलांचल जोन। ठीक है, दूसरा देखिएगा, बेलांचल जोन के आगे, बेलांचल क्षेत्र के आगे, बेलांचल क्षेत्र के आगे
वह भाग जहां जहां ऑक्सीजन एवं प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश जहां ऑक्सीजन एवं प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसको आप क्या बोलते हैं? सरोजावी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोजावी क्षेत्र। सरोजावी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोजावी क्षेत्र। तटीय क्षेत्र से लगा भाग जहां जड़युक्त जलमग्न पौधे उपस्थित होंगे उसको बेलांचल बोलेंगे, लिटोरल बोलेंगे। और बेलांचल क्षेत्र के आगे वह भाग जहां ओटो एवं प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसको क्या बोलेंगे? सरोजावी क्षेत्र बोलेंगे। इस सरोजावी क्षेत्र में आपको क्या मिलता है? इस सरोजावी क्षेत्र में मैं नई लाइन से लिख रहा हूं, आगे की उसमें लिख रहा हूं। सरोजावी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? सरोजावी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा बच्चे? चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एवं प्रकाश की उपस्थिति क्या है? पर्याप्त मात्रा में है। तो सरोजावी क्षेत्र में क्या मिलेंगे? प्लैंकटन उपलब्ध होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? प्लैंकटन उपस्थित होते हैं। प्लैंकटन, प्लैंकटन समझते हो? प्लैंकटन को हिंदी में बोलते हैं प्लवक। प्लैंकटन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लवक बोलते हैं, प्लवक। प्लैंकटन बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। प्लैंकटन की अधिक मात्रा प्लैंकटन की अधिक उपस्थिति। प्लैंकटन को हिंदी में क्या बोलते हो? बता सकते हो? प्लैंकटन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्लवक बोलते हैं। इसके ये दो टाइप के हो जाते हैं। ये दो टाइप के हो जाते हैं। क्या है? पादप प्लवक, पादप प्लवक। और नाम हम ले चुके हैं इसका जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? खाद्य श्रृंखला पढ़ी थी। नाम ले चुके हैं इसका जब हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? खाद्य श्रृंखला पढ़ी थी। पादप प्लवक को आप बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन। पादप प्लवक को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। पादप प्लवक को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। देख लीजिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है जंतु प्लवक। सौरभ जी बताओ, समझ में आ रही है बात? दूसरा क्या है? जंतु प्लवक। दूसरा क्या है? जंतु प्लवक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जू प्लैंक्टन। जंतु प्लवक जिसको आप क्या बोलते हैं? जू प्लैंक्टन। बोलो हाँ या ना? जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। ये जो प्लैंक्टन होते हैं, पादप प्लवक और जंतु प्लवक, ये किस वाले भाग में आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे? सरोजावी क्षेत्र में, यानी कि लिम्नेटिक क्षेत्र में मिलेंगे। सरोजावी क्षेत्र में मिलेंगे यानी कि लिम्नेटिक क्षेत्र में मिलेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना, अच्छा, तटीय क्षेत्र का जो पानी हो, ये जो पास वाला पानी होता है, ये वाला, इसमें ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। ये जो बेलांचल क्षेत्र है इसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो सरोजावी क्षेत्र होता है इसमें पानी का फ्लो होता है। सरोजावी क्षेत्र में क्या होता है? पानी का फ्लो तीव्र गति से होता है। एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा। बेलांचल क्षेत्र को आपने देखा, बेलांचल क्षेत्र को आपने देखा, बेलांचल क्षेत्र में पानी का फ्लो यानी पानी का प्रवाह ज़्यादा नहीं होता है, बहुत हल्का सा स्थिर सा पानी होता है। अरे भाई चलो ना तालाब में, झील में, क्या किनारे पानी का फ्लो बहुत तेज होगा? क्या किनारे पानी फ्लो करेगा? नहीं। ठीक है, किनारे बिल्कुल शांति से रहेगा। वहां पर जो पौधे होंगे जलमग्न पौधे होंगे, ठीक है, जड़ युक्त जलमग्न पौधे होंगे, कुछ पौधे आपको ऊपर भी दिख सकते हैं। तो ये वाला भाग जो है बेलांचल है। सरोजावी क्षेत्र में जब हम लोग चलेंगे, किस में चलेंगे? सरोजावी क्षेत्र में हम लोग जब चलेंगे, सरोजावी क्षेत्र में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर O2 एवं प्रकाश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी। और जहां पर जहां पर क्या होगा? प्लैंकटन भी अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। प्लैंकटन की अधिक उपस्थिति, प्लैंकटन की अधिक उपस्थिति। ठीक है। सरोजावी क्या है सर जी? सरोजावी बता तो रहे हैं बच्चे। सरोजावी क्षेत्र है, लिम्नेटिक सरोजावी क्षेत्र है का नाम है। कोई नाम है तो क्या करोगे? नाम जैसे आपका है वैसे ही इसका भी नाम है सरोजावी। सरोजावी का मतलब है जहाँ पर जीव आपको मिलेंगे, सरोवर का या झील का भाग जहाँ पर जीव आपको मिलेंगे, सरोवर, तालाब या फिर समुद्री भाग जहाँ पर जीव आपको मिलेंगे। यहाँ पर कौन से जीव मिलते हैं भाई? यहाँ पर कौन से जीव मिलेंगे? ये प्लैंकटन जीव ही तो हैं। भूल गए क्या भाई? जीव हैं ये।
क्या है, जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। स्टार्टिंग क्लासेस को कभी आप भूलिएगा नहीं। तो प्लैंकटन, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंकटन, और ये क्या होते हैं, जंतु प्लंग, जू प्लैंकटन होते हैं। किसी भी जलीय पारितंत्र में या समुद्री पारितंत्र में जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, ये प्रकाश और किसको, प्रकाश और CO2 को ग्रहण करके, प्रकाश CO2 जल को ग्रहण करके आसानी से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे, तो फटाफट आप मुझे बता दीजिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे तो इनका इनका जो यहाँ पर नाम होगा ये क्या हो जाएगा, या तो आप इनको क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, या फिर आप इनको क्या कहेंगे, उपभोक्ता, सॉरी, इनको प्राथमिक उत्पादक कहेंगे। तो बताइएगा, झील या जलीय पायतंत्र में उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, टेल मी। झील या जलीय पायतंत्र में उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो आप नाम लेंगे पादप प्लवक। क्या नाम लेंगे, पादप प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन क्या है, उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, उत्पादक है या फिर क्या है, प्राथमिक उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ये जो पादप प्लवक होते हैं, ये जो पादप प्लवक होते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से फैलना, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से फैलना। ठीक है, और ये जो है, ये नदी की, या कह सकते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में प्रवाहित होते हुए, देखना ध्यान से, धारा की दिशा में प्रवाहित होते हुए, धारा की दिशा में प्रवाहित होते हुए या बहते हुए, धारा की दिशा में प्रवाहित होते हुए, होते हुए काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। क्या बात क्लियर हो गई है, टेल मी, टेल मी मेरे लाल मेरे बच्चे, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है। ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, इन्हीं को आप पोषण स्तर नंबर 1 पर रखते हैं जलीय पायतन में। ये बहुत तेजी से फैलते हैं और धारा की दिशा में प्रवाहित होते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, काफ़ी दूर तक ये चले जाते हैं, काफ़ी दूर तक ये चले जाते हैं। अब यदि हम लोग जंतु जू प्लैंकटन की बात करें, जंतु प्लैंकटन की बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो करेंगे नहीं, तो ये क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ये क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और यदि ये उपभोक्ता हैं तो ये कैसे हो सकते हैं, ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, शाकाहारी, या फिर क्या हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। यानी कि हार्बीवोरस भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी हो सकते हैं। शाकाहारी या फिर क्या हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं। ये जंतु हैं, ये क्या हैं, जंतु हैं बच्चे, ये जंतु हैं। लेकिन ये जंतु जो होते हैं, ये आकार में बहुत छोटे, आकार में बहुत छोटे होने के कारण, 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 यह कह सकते हैं अविकसित होने के कारण, बहुत ज़्यादा इन जंतुओं का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, अविकसित होने के कारण, आकार में बहुत छोटे होने के कारण, या फिर अविकसित होने के कारण, ठीक है ना, अविकसित होते हैं होने के कारण, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में दिशा में प्रवाहित होने में असमर्थ, मतलब ये अपने आप नहीं प्रवाहित हो पाएंगे। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने में ये क्या होते हैं, होने में असमर्थ होते हैं, होने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। क्या इतनी बात कर ली है, क्या इतनी बात आपने कर ली।
क्या इतनी बात आपको याद रही? देख लो जल्दी से, आप फटाफट देख लो, इतनी बात आपको याद होगी, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए कि जो जंतु प्लवक हैं ये उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, आकार में बहुत छोटे होने के कारण अविकसित, या कह सकते हैं अविकसित होने के कारण धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और ये जो होंगे ये मछलियों का क्या बनते हैं, मछलियों का भोजन, मछलियों का भोजन, ये क्या बनते हैं, मछलियों का भोजन बनते हैं, मछलियों का क्या बनते हैं, भोजन बनते हैं। बोलो एक बार सब लोग बताइए कि इतनी बात सर हम अच्छे से समझ गए हैं और हमने बहुत बढ़िया से इसको सीख लिया है, भूलेंगे नहीं, मछलियों का भोजन बनते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये हो गए आपके सरोजावी क्षेत्र में मिलने वाले प्लैंक्टन। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो प्लैंक्टन है, ये प्लैंक्टन जो है पादप लोग मेनली जो हैं ये गहरे क्षेत्रों में सॉरी, ये ठंडे क्षेत्रों में बहुत आसानी से विकसित होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में ये बहुत आसानी से विकसित होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर कोहरे की उपस्थिति होती है वहाँ पर भी ये आसानी से विकसित होंगे। आप मुझे बताइए किसी भी खास श्रृंखला में भोजन की जो स्टार्टिंग है, भोजन की जो कड़ी है, आहार श्रृंखला जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, ये होती है प्राथमिक उत्पादकों से। कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राथमिक उत्पादकों से शुरू होती है। और यदि प्राथमिक उत्पादक की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर जंतु भी क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं पर यदि भंडारा हो रहा है, कहीं पर यदि भोजन की उपलब्धता आसान है, कहीं पर यदि भोजन आसानी से उपलब्ध है, तो वहाँ पर जंतु भी क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जंतु भी क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कोहरे की उपस्थिति में, कोहरे की उपस्थिति में ध्यान रखिएगा, कोहरे कुहरे कुहरे की उपस्थिति में, कोहरे या कोहरे है ना, कोहरे की उपस्थिति में देखिए समझ गए हैं। कोहरे की उपस्थिति में क्या होगा, कोहरे की उपस्थिति में प्लैंकटन तीव्र गति से वृद्धि करेंगे। आप मुझे बताइएगा जहां पर प्लैंकटन तीव्र गति से वृद्धि करेंगे, प्लैंकटन यहाँ पर कौन सा प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है। कौन सा प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है। प्लैंकटन जहां पर तीव्र गति से वृद्धि करेंगे वहां पर जू प्लैंकटन आएंगे। और जू प्लैंकटन किसका भोजन है, बताइए, जू प्लैंकटन किसका भोजन है, कोहरे की उपस्थिति में प्लैंकटन तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। कोहरे की उपस्थिति में प्लैंकटन जो है तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। प्लैंकटन यहाँ पर कौन सा प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है। यहाँ पर कौन सा है, फाइटोप्लैंकटन। जब फाइटोप्लैंकटन तीव्र गति से विकसित होंगे, तीव्र गति से बढ़ेंगे, यानी कि भोजन की उपलब्धता आसानी से मिलेगी, कहीं पर भोजन आसानी से कहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, तो बताइएगा जू प्लैंकटन भी आएंगे। और जू प्लैंकटन जो है ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, वहाँ पर मछलियाँ भी तो आएंगी, वहाँ मछलियाँ भी तो आएंगी। तो वो क्षेत्र क्या होता है, वो क्षेत्र मछलियों के पकड़ने का केंद्र हो जाता है। प्लैंकटन तीव्र गति से विकसित होने का मतलब है जू प्लैंकटन का बढ़ना, जू प्लैंकटन का बढ़ना बच्चे, जू प्लैंकटन बढ़ेंगे, जू प्लैंकटन का बढ़ना। और जब जू प्लैंकटन बढ़ेंगे, जू प्लैंकटन का बढ़ना जब होगा तो क्या होगा, जू प्लैंकटन के बढ़ने से, जू प्लैंकटन का बढ़ना जब होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस स्थान पर मछलियों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। मछलियां कहेंगी चलो बहिनी चलते हैं, कहाँ चलते हैं, जहाँ पर भोजन मिल रहा है, जहाँ पर जू प्लैंकटन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो सारी मछलियाँ जो होंगी वो उसी जगह पर पहुँच जाएंगी कि नहीं पहुँच जाएंगी। मछलियाँ वहाँ पर क्या होंगी, बढ़ेंगी, मछलियाँ क्या होंगी वहाँ पर बढ़ेंगी, तो मछलियों का बढ़ना होगा। जहाँ पर मछलियों का बढ़ना होगा वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, वो क्षेत्र मछलियों के उत्पादन का केंद्र बन जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे फिशिंग एरिया। क्या बोलेंगे, फिशिंग एरिया बोलेंगे। मत्स्य पालन या फिर मत्स्य मत्स्य पालन, फिशिंग एरिया। क्या ये बात समझ पाए आप, क्या ये बात समझ पाए, फटाफट देखिए। कोहरे की उपस्थिति में जब कोहरा पड़ता है तो वहाँ पर जो पादप प्लैंक जू प्लैंक सॉरी जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, पादप प्लवक जो होते हैं वो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। और पादप प्लवक का तीव्र गति से वृद्धि करना
ये जू प्लैंकटन के लिए भोजन का वृद्धि करना है। जू प्लैंकटन वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में आते हैं। जू प्लैंकटन का बढ़ना, जहाँ पर जू प्लैंकटन हो जाएंगे वहाँ पर मछलियाँ भी तो पहुँचेंगी, तो मछलियों का बढ़ना होता है, मछलियों का भोजन होता है। जहाँ पर मछलियाँ बढ़ेंगी वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, मछली पकड़ने का केंद्र बन जाएगा, मत्स्य पालन का केंद्र बन जाएगा। आप कह सकते हैं प्रमुख मत्स्य मछली पकड़ने का केंद्र बन जाएगा, ठीक है। प्रमुख फिशिंग एरिया हो जाएगा, फिशिंग एरिया, ठीक है। मछली पकड़ने का केंद्र, मछली पकड़ने का केंद्र हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं मछली पकड़ने का केंद्र, मछली पकड़ने का केंद्र बन जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट आता है जिसको आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, और जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो यहाँ वाली बात आपको ज्यों की त्यों याद आनी चाहिए। कोहरा हमको उत्पन्न करना है, कोहरा हमको उत्पन्न करना है। कोहरा कैसे उत्पन्न होगा, कोहरा कैसे उत्पन्न होगा, जब क्या होता है, जब किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर, आप लोग ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में क्या पढ़ते हैं, समुद्री जलधाराएं पढ़ते हैं, ओशियानिक करंट पढ़ते हैं, महासागरीय धाराएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, महासागरीय धाराएं पढ़ते हैं। और महासागरीय धाराओं में दो प्रकार की धाराएं पढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं में दो प्रकार की धाराएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी धाराएं पढ़ते हैं बच्चे, एक धारा होती है आपकी ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। एक क्या होती है, ठंडी जलधारा, और एक होती है गर्म जलधारा, यानी कोल्ड करंट और वार्म करंट, कोल्ड करंट और वार्म करंट। जब किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर क्या होगा, जब किसी स्थान पर ठंडी और गर्म जलधारा का संगम होगा, ठंडी और गर्म जलधारा का क्या होगा, मिलन होगा, ठीक है ना। ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होगा, ठंडी जलधारा कोल्ड करेंट, ठीक है, ठंडी जलधारा कोल्ड करेंट। और दूसरी क्या है, दूसरी है गर्म जलधारा यानी कि हॉट करंट, या फिर आप बोल सकते हैं वार्म करंट, ठीक है। गर्म जलधारा एक है आपकी ठंडी जलधारा, दूसरा है गर्म जलधारा। ऐसा स्थान जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होगा, ऐसे स्थान पर क्या बनेगी, कोहरे की स्थिति बनेगी। क्या बनेगी, कोहरे की स्थिति बनेगी, कि कोहरे की स्थिति, ठीक है। कोहरा वहां पर जमकर आएगा, जमकर मतलब ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा, कोहरे की स्थिति बनेगी, कोहरे की उपस्थिति। और कोहरे की उपस्थिति में मैंने आपको बता ही दिया सारी बात, कि जैसे कोहरे की उपस्थिति जानोगे वैसे ही आप ये सारी बातें यहाँ पर कर डालोगे। कोहरे की उपस्थिति जैसी जानोगे वो सारी बातें यहाँ पर कर डालोगे। तो देखिए, ऐसा स्थान जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता हो, ऐसा स्थान जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता हो, कोहरे की उपस्थिति होने के कारण, कोहरे की उपस्थिति होने के कारण वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, वो क्षेत्र बन जाएगा मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र। वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। बोलो, याद रहेगा, याद रहेगा। जब किसी स्थान पर ठंडी गर्म जलधारा मिलती हैं तो वहां पर कोहरे की उपस्थिति होती है। हाँ जी, हाँ जी, अल नीनो लेनिनो, है ना, ये बात है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ स्पेशल है जो आपके पेपर में पूछेगा। और ध्यान रखिएगा, कोहरा जो है वो उपस्थित तब होगा जब वहाँ पर शीत ऋतु होगी। ऐसे ठंडी गर्म जलधारा तो मिल रही है लेकिन ठंडा स्थान में होना चाहिए। हम पहुंचे कनाडा, कहाँ पहुंचे, कनाडा। कनाडा में जगह है न्यू फाउंडलैंड, कनाडा में जगह है न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड जो है कनाडा का द्वीप है। न्यू फाउंडलैंड क्या है, कनाडा का द्वीप है, द्वीप मतलब आइलैंड है यहाँ। न्यू फाउंडलैंड, कनाडा में हम लोग पहुंचे कहाँ, न्यू फाउंडलैंड में। न्यू फाउंडलैंड के निकट क्या हुआ, न्यू फाउंडलैंड के निकट मिलन हुआ, न्यू फाउंडलैंड के निकट, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड के निकट क्या होता है, मिलन होता है किसका, किसका किसका मिलन होता है, न्यू फाउंडलैंड के निकट मिलन होता है ठंडी और गर्म जलधारा का। किसका मिलन होता है, ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता है। गर्म जलधारा नाम है गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जिसको आप बोलते हैं खाड़ी की धारा। और ठंडी जलधारा का नाम क्या है, ठंडी जलधारा का नाम है, ठंडी जलधारा का नाम है क्या, ठंडी जलधारा का नाम है लेब्राडोर। ठंडी जलधारा का नाम क्या है, लेब्राडोर, है ना, लेब्राडोर, लेब्राडोर। दोनों ही अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं।
लेब्राडोर, लेब्राडोर, ठीक है। मिलन होगा, और जब मिलन होगा तो इसके निकट क्या है, इसके निकट है ग्रांड बैंक, और ये क्या बनेगा, मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र बनेगा। देख लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और बताइए। ये वाली बात समझ में आई कि कनाडा के निकट न्यूफाउंडलैंड, कनाडा का द्वीप न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड के निकट एक जगह ग्रांड बैंक, ये मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का क्या होता है, मिलन होता है, जिससे कि सारी की सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, सारी की सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सारी की सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। बोलो क्या कर पाओगे, क्या अच्छे से आपको याद रह पाएगा? बोलो फटाफट मेरे बच्चे, क्या आपको इतनी बात सारी याद रहेंगी? इतनी बात सारी याद रहेंगी? यदि इतनी बात सारी याद रहेंगी तो हम लोग यहाँ पर और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आता है गहरा क्षेत्र। यहाँ पर क्या आता है, गहरा क्षेत्र आता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एबिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबिसल, ठीक है। एबिसल जोन, गहरा क्षेत्र। समुद्र में, समुद्र में सरोजावी क्षेत्र के बाद वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एबिसल जोन होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसमें ऐसे जीव मिलेंगे, ऐसे जीव मिलेंगे, ऐसे जीव जो धारा के विपरीत चलने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। या विकसित जीव मिलेंगे, ऐसे जीव एक जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक जोन, प्रकाशिक क्षेत्र बोलते हैं। 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र, 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 जहां जहां O2 एवं प्रकाश उपस्थित हो, प्रकाश उपस्थित हो, और 200 मीटर की गहराई के बाद वाला, 200 मीटर की गहराई के बाद वाला क्या हो जाएगा, अप्रकाशिक क्षेत्र हो जाएगा। 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र क्या हो जाएगा, हाँ, डॉवर बैंक भी है, ऐसा ही डॉवर बैंक भी है, ठीक है। यस, बोलिए, क्लियर हो जाएगा। 200 मीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है जहां O2 एवं प्रकाश की क्या हो, प्रकाश उपस्थित हो, उसको हम लोग प्रकाशिक क्षेत्र, या फिर आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। क्या बोलते हैं, फोटिक जोन, फोटिक जोन, ठीक है। अब ये जो गहरा क्षेत्र है ये 200 मीटर की गहराई से अधिक का क्षेत्र है। ये जो गहरा क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, ये 200 मीटर की गहराई से अधिक का क्षेत्र है। 200 मीटर की गहराई से अधिक का क्षेत्र है गहरा क्षेत्र, ठीक है ना। तीसरा पार्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसे जीव मिलेंगे जो क्या होते हैं, ऐसे जीव मिलेंगे जो क्या होते हैं, जो धारा के विपरीत चलने में समर्थ होते हैं, जो धारा के विपरीत चलने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, ठीक है। बोलो, कर पाओगे?
जो धारा के विपरीत चलने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर कैसे जीव मिलते हैं? यहाँ पर ऐसे जीव मिलते हैं जो धारा के विपरीत चलने में समर्थ होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं, एक का नाम होता है नेक्टन और एक का नाम होता है बेंथोस। ठीक है, एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है, यहाँ पर कौन से जीव मिलेंगे? ऐसे जीव मिलेंगे। जीव जो मिलेंगे उनको दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। जीव आपको जो मिलेंगे यहाँ पर उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को आप बोलते हैं नेक्टन समुदाय, एक को आप क्या बोलते हैं? नेक्टन समुदाय। ठीक है, नेक्टन समुदाय, नेक्टन समुदाय। और दूसरे को आप क्या बोलते हैं? दूसरे को आप बोलते हैं बेंथिक समुदाय, बेंथिक समुदाय के जीव। ठीक है, बेक्टन नेक्टन कम्युनिटी और एक क्या है? बेंथक। क्या है? बेंथक, बेंथिक। ठीक है, बेंथोस बोलते हैं इनको, बेंथिक समुदाय। आप समझ जाओगे। अभी थोड़ी सी बात बस कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेंथिक समुदाय, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेंथिक को हम लोग बेंथिक समुदाय के जीवों को हम लोग बेंथोस बोलते हैं। और बेंथिक का मतलब क्या होता है? बेंथिक का मतलब होता है जो बिल्कुल तल पर रहें। इनको हम लोग बोलते हैं नितलक। क्या बोलते हैं? नितलक। हिंदी में क्या बोलते हैं? नितलक। क्या बोलते हैं? नितलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नितलक। ध्यान रख पाएंगे। नेक्टन समुदाय में क्या होता है? अधिकतर मछलियां आती हैं। नेक्टन समुदाय में क्या होता है? अधिकतर मछलियां। इसमें किनको रखते हैं हम लोग? मछलियों को रखते हैं। अधिकतर मछलियां आती हैं, अधिकतर मछलियां आती हैं। जैसे डॉल्फिन हो गया, सील हो गया। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर मछलियां आएंगी, अधिकतर मछलियां आएंगी, मछलियां। ठीक है, सील हो गया, डॉल्फिन हो गया, फिर टूथड 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 फिश हो जाएगी, टूथड फिश हो जाएगी। ठीक है, सील हो गया, टूथड फिश हो जाएगी। और कौन हो जाएगा? और हो जाएगा आपका ठीक है, डॉल्फिन हो जाएगा। सी काऊ हो जाएगा, सी काऊ। सी काऊ को आप बोलते हैं समुद्री गाय। ध्यान रखिएगा, समुद्री गाय हो जाएगी, समुद्री गाय हो जाएगी। इसमें अधिकतर मछलियां आती हैं, लेकिन उसमें भी यदि नाम आता है कौन कौन है, तो ये समुद्री गाय आती है, समुद्री गाय। फिर क्या होता है? फिर हेरिस हो जाता है, हेरिस हो जाता है। फिर क्या होता है? स्क्वाइड्स हो जाता है, स्क्वाइड्स हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब नेक्टन कहलाते हैं। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये सब क्या कहलाते हैं? नेक्टन कहलाते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप नेक्टन बोलते हैं। स्क्विड्स है ना, स्क्वाइड्स बोल दें या स्क्विड्स बोल दें, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। स्क्वाइड्स बोलेंगे या फिर स्क्विड्स ही बोल देते हैं, स्क्विड्स। स्क्विड्स। ठीक है, बेंथिक समुदाय ये कहाँ मिलेंगे? ये बिल्कुल समुद्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो जीव हैं ये वाले, ये वालों पर ये बहुत लगता है, ये नियम बहुत लगता है। इन जीवों पर ये वाला नियम बहुत लगता है। जो ये नियम मैंने बताया था, ये इन पर बहुत लगता है, नेक्टन समुदाय वालों पर बहुत लगता है ये नियम। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो सील मछली है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये अपना प्रजनन जो करती है, प्रजनन, इसका जो प्रजनन होता है, यानी कि जो अपना प्रवास करती है, प्रजनन करती है, ये कहाँ पर करती है? स्थल पर करती है, स्थल पर, स्थल पर करती है। लेकिन ये क्या करती है? ये भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? भोजन इसका कहाँ से मिलता है? भोजन इसका मिलता है सागर से। भोजन कहाँ से मिलता है इसका? सागर से मिलता है, सागर से। ठीक है, भोजन कहाँ से मिलता है? सागर से मिलता है। ठीक है, बेंथिक समुदाय की बात करें, बेंथिक समुदाय की बात करें तो ये कहाँ रहेंगे? ये जलीय पारितंत्र के तल पर रहेंगे। जलीय पारितंत्र के कहाँ पर रहेंगे? जलीय पारितंत्र के तल पर रहते हैं, तल पर होते हैं। जलीय पारितंत्र कहाँ पर होते हैं? इसमें जैसे कौन आ जाएगा? इसमें आते हैं समुद्री खरपतवार, सी बेड्स बोलते हैं उनको, सी बीड्स है ना।
समुद्री खरपतवार आ जाते हैं। ऑक्टोपस आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? ऑक्टोपस आ जाते हैं, ऑक्टोपस। फिर इसके बाद हिप्पोपोटामस आ जाते हैं, यानी कि दरियाई घोड़ा आ जाते हैं। स्टारफिश आ जाता है। शार्क आ जाती है, शार्क। और इसमें बाइबल आ जाता है। ये सब जीव हैं, इनको थोड़ा सा एक बार आपको याद रखना होगा। बाइबल आ जाता है, मुजेल आ जाता है। ये सब जो है, ये आदि आप लगाकर कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपके बेंथोस हो जाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन बेंथोस है कि नहीं है, इनमें से कौन सा बेंथोस है कि नहीं है। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान लोगे। एक बार देख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए कि आसानी से आप पहचान के इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे। फटाफट देखकर मुझे बताइए कि क्या आप इनको आसानी से देखकर कर लोगे कि नहीं कर लोगे। फटाफट आंसर करिएगा कि इनको देखकर आप कर लोगे। टेल मी, आंसर करिए। टेल मी, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए कि इनको देखकर आप पहचान लोगे। इनको देखकर आप पहचान लोगे ना कि कौन इसमें से नेक्टॉन है और कौन बेंथोस है। ये आपके पेपर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये आपके पेपर का क्या हो जाता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, जिसको आप अपने एग्जाम में पाएंगे। ठीक है, बोलिए। आसानी से आप इसको कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मंटू, सौरभ जी, सरिता जी और जायसवाल जी, सौरभ जायसवाल जी। ठीक है, बताइए। संध्या जी, सब लोग बताइए, जितने लोग भी, सारे लोग उपस्थिति दर्ज करवाइए। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इतनी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है कि नहीं समझ ली है? बोलो बच्चे। रेनू जी, वेरी गुड। जितने लोग भी हैं सब लोग एक बार बता दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। कार्बन क्रेडिट, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप लोगों ने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है? कभी आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है? बोलो बच्चे। क्या कभी आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो? क्रेडिट कार्ड यदि यूज़ करते हो तो इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है। बताइए। आप लोग यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए हैं तो आप बताइए, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपको इतना खर्च करने का, एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से आपको पहले से ही कह सकते हैं, पहले से ही आपको एक पत्र दे दिया गया है। पहले से ही आपको क्या दे दिया गया है? एक आदेश या आज्ञा दे दी गई है कि आप मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड 50,000 का है, तो आप 50,000 इसमें से क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब 50,000 में आप चाहे क्या कर लो, चाहे एक एक ही चीज़ 50,000 की ले लो, चाहे थोड़ी थोड़ी चीज़ें 50,000 की ले लो। बोलो बच्चे। 50,000 का जो आपका क्रेडिट कार्ड है, तो चाहे आप 50,000 की एक ही चीज़ ले लो, चाहे आप 50,000 की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई 10,000 की, कोई 5,000 की, कोई 8,000 की, कोई 10,000 की, इस तरीके से कई चीज़ें ले सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है? तो देखिए, जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट ये उसी तरीके से जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरीके से जैसे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। कार्बन क्रेडिट जो है, एक क्या है, एक आज्ञा पत्र है, या कह सकते हैं एक आदेश पत्र है। ठीक है, व्यापार के लिए। आदेश पत्र या फिर क्या है? ये आज्ञा पत्र है। आदेश पत्र है या फिर आज्ञा पत्र है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस है, इसमें सबसे ज़्यादा इमिशन किस गैस का हो रहा है?
ग्रीन हाउस गैसों में, ओके जया जी, ओके ओके, आज आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ दे दी जाएगी, सारी क्लासेस आपको भेज दी जाएंगी जितना भी अभी तक हुआ है। हाँ मुझे बताइए कि आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गैस है जिसका सबसे ज़्यादा इमिशन होता है। हम लोग औद्योगिक विकास में सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं। वाहनों में हम लोग जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं। बताइए कौन सी गैस है जो आसानी से और सबसे ज़्यादा निकलती है, कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा और आसानी से निकलती है, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा और आसानी से निकलती है, फटाफट बताइएगा। जो कार्बन क्रेडिट है आपको समझ में आ जाएगा यदि आपने ये बता दिया कि कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में हरित गृह गैस के रूप में उत्सर्जित होती है। क्या बात है, एकदम आप लोगों को एकदम सैल्यूट बनता है कि अच्छे से आप पढ़े हो, अच्छे से आप जानते हो। सरिता जी, जया जी, और लोग भी बताइए फटाफट, और भी लोग बताइए, मंटू जी अपना अपना आंसर करिए सब लोग। तो ये जो कार्बन क्रेडिट है, आदेश पत्र है, आज्ञा पत्र है, और मेनली किसके लिए है, मेनली व्यापार के लिए है। मेनली किसके लिए है, व्यापार के लिए है, व्यापार के लिए है ना, व्यापार के लिए आदेश पत्र या आज्ञा पत्र। सौरभ समझना, आपने पूछा था ना, आपके ही क्वेश्चन को मैं अब कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के लिए ही मैं यहाँ पर कार्बन क्रेडिट और ये सब बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, आदेश पत्र है या आज्ञा पत्र है व्यापार के लिए, आदेश पत्र है या आज्ञा पत्र है व्यापार के लिए। एक टन CO2 जो है, एक टन जो CO2 है जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करेगी, एक टन CO2 जो है जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करेगी बच्चे, एक टन CO2 जो है जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करेगी, उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने में आप अलग अलग गैसों को भी ले लीजिए। मैंने आपसे क्या बताया कि आपका क्रेडिट कार्ड कितने का है, 50,000 का है। आप उस 50,000 से एक सामान ले लीजिए, या फिर आप 50,000 वाले से 50,000 के सामानों में थोड़े थोड़े सामान ले लीजिए, कोई 10,000 का, कोई 5,000 का, कोई 3,000 का, कोई 4,000 का, लेकिन सबकी वैल्यू मिलाकर कितनी हो जाए, 50,000 हो जाए। सबकी वैल्यू कितनी हो जाए, 50,000 हो जाए। वैसा ही क्या है, वैसा ही कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट क्या है, एक आदेश पत्र है, एक आज्ञा पत्र है व्यापार के लिए। किसके लिए है, व्यापार के लिए है, ठीक है, व्यापार के लिए है। क्या हो रहा है, एक टन CO2 जितनी हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता। या फिर आप बताओ हरित गृह प्रभाव से होता क्या था। टेल मी, लगना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ लिया, सारी चीजें आपको क्लियर है। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता। बताइए हरित गृह प्रभाव से होता क्या था, हरित गृह प्रभाव से होता क्या था बच्चे, हरित गृह प्रभाव से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या था, इससे होता था ताप बढ़ता था, ठीक है, इससे क्या होता था, ताप बढ़ता था, या कह सकते हैं तापन की क्षमता या तापन क्षमता। एक टन CO2 की जितनी हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है या तापन क्षमता है, उतने के बराबर आप क्या कर सकते हैं, उतने के बराबर आप यस, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए दिया गया एक आदेश पत्र या आज्ञा पत्र है, जिसमें ये कहा गया है कि एक टन CO2 जितना हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है या तापन क्षमता रखती है, उतने के बराबर आप अन्य हरित गृह गैसों को आप क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं, बताइए
यदि हम लोग हरित गृह गैसें उत्सर्जित नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यदि हम लोग धान की खेती नहीं करेंगे तो क्या हम लोग खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताइएगा, यदि हम लोग धान की खेती नहीं करेंगे तो क्या खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि हमें धान की खेती करनी है तो CH4 का भी तो इमिशन होगा, CH4 भी तो उत्सर्जित होगी, ठीक है, CH4 भी तो उत्सर्जित होगी। अच्छा, यदि हम लोग जीवाश्म ईंधनों का दहन नहीं करेंगे तो हमारी औद्योगिक यूनिट्स यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी कि औद्योगिक इकाइयाँ कैसे रन करेंगी, और यदि रन नहीं करेंगे तो हम लोग का औद्योगिक विकास नहीं होगा। ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हैं सब कैसे आएंगी? यदि हम लोग वाहनों में यदि हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सब भी नहीं होगा, ठीक है। यदि हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में या फिर आप कहेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या फिर आप अन्य चीज़ों में यदि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज नहीं करेंगे तो बताइएगा कैसे विकसित होंगे, कैसे हमारा जो जीवन है ये आरामदायक बनेगा? बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यानी कि यदि हमें अर्थव्यवस्था में सुधार करना भी है और हमें पर्यावरण को भी बचाना है तो क्या बना के रखना होगा? सामंजस्य बना के रखना होगा। देखिए कहा गया है कि कार्बन क्रेडिट ले लीजिए आप, यदि आपका कार्बन क्रेडिट कितना है? 1 है, इसका मतलब है कि आपके पास एक व्यापार के लिए आदेश पत्र है, आज्ञा पत्र है कि आप क्या करेंगे, 1 टन CO2 जितना हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है या तापन क्षमता उत्पन्न करती है उतने ही प्रभाव के बराबर, उतना ही प्रभाव आप हरित गृह गैसों से उत्पन्न कर सकते हैं। हरित गृह गैसें उत्सर्जित करिए, लेकिन यदि आपने एक कार्बन क्रेडिट ले रखा है, 1 टन CO2 जितना उत्पन्न करती है तापन क्षमता, उतना ही क्या करेंगी, अन्य हरित गृह गैसें भी उत्पन्न करने की क्षमता रखेंगी, ठीक है। 1 टन उत्सर्जन कर सकता है, इसके लिए आज्ञा है, बिल्कुल राइट, यस। मेरी बात समझ लीजिए, फिर से एक बार क्रेडिट कार्ड से जोड़िए कि 50,000 की एक वस्तु, उसके बराबर में आप छोटी छोटी वस्तु ले लीजिए, सब 50,000 के बराबर हो जाए। यानी कि 1 टन CO2 जितना हरित गृह प्रभाव उत्पन्न कर रही है, जितना उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, जितना तापन क्षमता रखती है, उतना ही करने वाली अन्य हरित गृह गैस उत्पन्न कर लीजिए। उसमें CO2 हो जाएगी, उसमें CH4 हो जाएगी, उसमें आपकी CFC हो जाएगी, उसमें आपकी जलवाष्प हो जाएगी, उसमें आप सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगी, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, सारी गैसें आ जाएंगी। क्या आप बात समझ गए हैं? एक बार आप लोग मुझे क्लियर करिए, क्या आप बात समझ गए हैं? यदि ये बात समझ गए हैं तो एक बार बहुत ही जोरदार तरीके से आप लोग क्या करिए, जोरदार तरीके से आप लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है, हाँ या ना का। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए जारी किया जाने वाला एक आदेश पत्र या आज्ञा पत्र है जिसमें कि 1 टन CO2 के बराबर हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं जो गैसें, उतनी हरित गृह गैसें आप क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं। ये आपके लिए आज्ञा है, ये आपके लिए आदेश है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अधिकार है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चेक दिया जाता है, क्या दिया जाता है? चेक दिया जाता है, चेक, चेक समझे, चेक, ठीक है। आपने चेक से पैसा निकाला या पैसा लिया होगा, तो चेक जिसको दिया जाता है वो क्या कहलाता है? धारक कहलाता है। क्या कहलाता है? धारक कहलाता है। क्या कहलाता है? बियरर कहलाता है, धारक कहलाता है। आपने देखा होगा नोट में लिखा रहता है, मैं धारक को, हमारे गवर्नर लिखते हैं, हमारे गवर्नर साहब लिखते हैं, मैं धारक को 10 रुपया देने का, मैं 10 रुपया देने का या 100 रुपये देने का अधिकार देता हूँ, धारक को अधिकार प्रदान करता हूँ। 10 रुपये उसके पास पहुँच गए, यानी कि वो 10 रुपये किसी को दे सकता है, ठीक है। वैसे ही ये भी है, कार्बन क्रेडिट हमने व्यापार के लिए आदेश पत्र या आज्ञा पत्र ले लिया है कि जिसमें क्या होगा, 1 टन CO2 जितना तापन क्षमता उत्पन्न कर सकती है, जितनी उसकी तापन क्षमता होती उसके बराबर अन्य हरित गृह गैसें जिसमें CO2 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि CO2 उसमें नहीं रखेंगे, उसमें CO2 भी हो सकती है, उनके लिए हाँ आज्ञा कौन देता है? ये सब जो है आपके आज्ञा देने वाले ये सारे बने हुए हैं आपके क्या, ट्रेडिंग कंपनियां कह रहे हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जिसके अधीन क्या होता है, जिसके अधीन ये समझौते होते हैं। यूएनओ मेन सब काम करता है, यूएनओ से ही सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, डील हो रही हैं, ठीक है। यूएनओ से ही यहाँ पर सारी चीज़ें डील हो रही हैं। क्या आप आदेश पत्र या आज्ञा पत्र समझ गए हैं? कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है कि व्यापार के लिए दिया जाने वाला आज्ञा पत्र या आदेश पत्र जिसमें धारक को आदेश पत्र या आज्ञा पत्र जारी किया जाता है कि आप 1 टन CO2 के क्षमता के बराबर, तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों को उत्सर्जित कर सकते हैं, अन्य हरित गृह गैसों को क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं। अब देखो एक वर्ड आता है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग सुना है? कार्बन ट्रेडिंग, भाई ट्रेड का मतलब तो समझ लो, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। कार्बन ट्रेडिंग
तो देखिए मार्केट में कार्बन क्रेडिट को खरीदने और बेचने का काम जो होता है वो कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे हम लोग सरकार से क्या प्राप्त करते हैं, जब हम लोग इंडस्ट्री डेवलप करते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम सरकार से आज्ञा पत्र या आदेश पत्र जारी करते हैं कि आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो उद्योग है, इतने से इतने के बीच प्रदूषण करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इतने का हम लोग क्या करते हैं, उससे आज्ञा पत्र या आदेश पत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, अधिकार प्राप्त करते हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है? ये कार्बन क्रेडिट है, ये कार्बन ट्रेडिंग है। कार्बन ट्रेडिंग जो है ये क्रेडिट का लेन देन, कार्बन ट्रेडिंग का लेन देन, कार्बन क्रेडिट का लेन देन है, कार्बन क्रेडिट का लेन देन है। ठीक है, और आपने बोला था कार्बन डेटिंग, आपने क्या बोला था? कार्बन डेटिंग, एक आपने वर्ड बोला था कार्बन डेटिंग। तीनों को समझ गए होंगे आप सब लोग। कार्बन डेटिंग भी, डेट का मतलब होता है आयु निर्धारण करना। ठीक है, कार्बन डेटिंग, इसमें क्या किया जाता है? कार्बन के आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन डेटिंग, इसमें क्या करते हैं? कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, समस्थानिक समझोगे नहीं यहाँ पर आपको पता होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे ये सारी चीज़ें। कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप, कार्बन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप C14 का प्रयोग करके, C14 का प्रयोग करके जीवाश्मों की आयु निर्धारित करना। देखिए समझ में आया? कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन डेटिंग, तीनों चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी हैं ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई भी समस्या, कोई दिक्कत ना हो। एक बार सब लोग बोर्ड पर नज़र डालिए और बताइए क्लियर हुआ सारा कुछ? सारा कुछ क्लियर हुआ? यदि क्लियर हो गया हो तो अब मुझको आगे बढ़ने की दीजिए इजाज़त, मैं बढ़ता हूँ आगे और आप लोगों को कुछ और भी बताता हूँ जो कि आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। चलो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ समझिएगा, आपने सुना होगा धरोहर स्थल, सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? धरोहर स्थल, धरोहर स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? धरोहर स्थल को हम लोग विरासत स्थल भी बोलते हैं। धरोहर स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? विरासत स्थल भी बोलते हैं, विरासत स्थल। ठीक है, इंग्लिश में आप इनको बोलते हैं हेरिटेज साइट्स। क्या बोलते हैं? हेरिटेज साइट्स बोलते हैं, हेरिटेज साइट्स बोलते हैं, हेरिटेज, हेरिटेज है ना। हेरिटेज विरासत, ऐसे स्थल, ऐसे स्थान, ऐसी चीज़ें जो क्या हैं, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हों, जिनको जो ऐसी अवस्था में हों कि जो क्षरित भी हो रही हों और वो चीज़ें कहीं दूसरी जगह पर ना मिल रही हों, उनको संवारना, उनको संजोना हमारा क्या है, कर्तव्य है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को उसको भी दे सकें। ठीक है, ये क्या है? धरोहर है। ये क्या है? धरोहर है, या कह सकते हैं आप विरासत है, हेरिटेज है ना, हेरिटेज साइट्स। आप मुझे बताएंगे कि हेरिटेज साइट्स निर्धारित कौन करता है? हेरिटेज साइट्स निर्धारित कौन करता है? तो ये चिन्हित करने का काम किसके पास है? ये चिन्हित करने का काम हेरिटेज साइट चिन्हित करने का काम किसके पास है? हेरिटेज साइट्स चिन्हित करने का काम, हेरिटेज साइट्स चिन्हित करने का काम किसके पास है? बता दो फटाफट। हेरिटेज साइट चिन्हित करने का काम है यूनेस्को का। किसका काम है? यूनेस्को का। यूनेस्को, यूनेस्को को जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं आप, यूनेस्को को आप बिल्कुल जानते हैं, यूनेस्को को आप बिल्कुल जानते हैं। क्या है यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ये धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करने का या फिर धरोहर स्थलों को चिन्हित करने का काम किसके पास है? यूनेस्को के पास है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आप मुझे बताइए पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा शहर। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? तो पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। शीन नदी के किनारे। बोलो फटाफट, क्या इतनी बात क्लियर है? सीन नदी के किनारे बसा शहर है। यस। तो चिन्हित करने का काम कौन करता है? यूनेस्को। अब यदि हम लोग बात कर लें बस इतनी ही, भारत में यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड धरोहर स्थल कितने हैं? भारत में यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड, भारत में यूनेस्को द्वारा चिन्हित, यूनेस्को द्वारा चिन्हित, भारत में यूनेस्को द्वारा चिन्हित धरोहर स्थल कितने हैं? धरोहर स्थल कितने हैं बता दो फटाफट। भारत जो है उसमें यूनेस्को द्वारा चिन्हित धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में यूनेस्को द्वारा चिन्हित धरोहर स्थलों की संख्या, भारत जो है, यस सरिता जी क्या बात है, यस 40, 40 कितनी है? 40 है। भारत जो है ये 40 साइट्स रखता है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट रखता है धरोहर स्थल। इस यूनेस्को की 40 धरोहर स्थलों में कितने टाइप की? 3 टाइप के धरोहर स्थल है। कितने टाइप के धरोहर स्थल हैं? 3 टाइप के। जरा 3 टाइप के धरोहर स्थलों के नाम सुनिएगा। 3 टाइप के धरोहर स्थलों के नाम सुनिएगा। पहला कौन सा है? पहला है सांस्कृतिक धरोहर स्थल, कल्चरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक धरोहर स्थल, धरोहरें, सांस्कृतिक धरोहरें या सांस्कृतिक धरोहर स्थल। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी आप बता दो फटाफट। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? इनको आप बोलते हैं कल्चरल, इनको आप क्या बोलते हैं? कल्चरल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कल्चरल हेरिटेज साइट्स बोलते हैं। इसके बाद दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है सांस्कृतिक के बाद दूसरा होता है प्राकृतिक। दूसरा कौन होता है? प्राकृतिक धरोहर स्थल, प्राकृतिक धरोहर स्थल। ये जो प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं इनको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनको आप बोलेंगे नेचुरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स। और लास्ट में आपका क्या बचता है? लास्ट में बचता है मिश्रित। लास्ट में क्या बचता है? मिश्रित धरोहर स्थल। ठीक है, मिश्रित धरोहर स्थल। ठीक है, मिश्रित धरोहर स्थल यानी कि मिक्स्ड, मिश्रित धरोहर स्थल यानी कि मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड। आप देखो ये सांस्कृतिक कितने हैं? सांस्कृतिक हैं 32, सांस्कृतिक कितने हैं? 32 हैं। और प्राकृतिक धरोहर स्थल कितने हैं? 7। प्राकृतिक धरोहर स्थल कितने हैं? 7। और यदि हम लोग बात करें मिश्रित धरोहर स्थलों की तो संख्या कितनी हो जाती है? 1। मिश्रित धरोहर स्थल कितने हो जाते हैं? 1। आप हमको एक चीज़ बताइएगा कि हमें किससे किससे यहाँ पर मिलना है, किससे जुड़ना है? हमको सांस्कृतिक से मतलब नहीं है। सांस्कृतिक धरोहर स्थल जो है ये आपकी स्टैटिक जीके में जा सकती हैं या फिर ये कहाँ चली जाएंगी आपकी, ये सब चली जाएंगी आपकी आर्ट एंड कल्चर में, सांस्कृतिक धरोहर स्थल। लेकिन प्राकृतिक धरोहर स्थल जो है ये हमारा पार्ट है, यानी कि हम लोगों के इन्वायरमेंट का पार्ट है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय पार्क आएंगे, इसमें कुछ ऐसे स्थान आएंगे जो आर्द्रभूमियाँ भी हो सकती हैं, इसमें कुछ ऐसे स्थान आएंगे जो क्या हो सकते हैं, जो जैव विविधता के क्षेत्र यानी कि हॉट स्पॉट हो सकते हैं। सुन पा रहे हो? तो आप याद रखिएगा कितनी प्राकृतिक धरोहर स्थलों को भारत में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया है, या फिर आप कहेंगे कितने प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं भारत में रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं? 7। और एक है मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे कम है उसका नाम ले लेते हैं। सबसे कम है मिश्रित धरोहर स्थल, इसकी संख्या है 1 और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये भारत की क्या है? मिश्रित धरोहर स्थल है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि क्या है? जो कि एक पीक भी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अविवादित। यदि विवादित की बात करें तो विवाद है अभी किस पर? विवाद है हमारे K2 पर, है ना, जिसको आप बोलते हैं क्या? जिसको आप बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, इस पर विवाद है। ठीक है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 जो कि क्या कहलाती है? जो कि
गॉडविन ऑस्टिन कहलाती है, उस पर विवाद है क्योंकि वो पीओके में है। लेकिन अविवादित सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा क्या है? नेशनल पार्क भी है, ठीक है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा को आपने बायोस्फीयर रिजर्व में भी पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व में भी है कि नहीं है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में भी शामिल है कंचनजंगा। ये भारत की क्या है? मिश्र धरोहर स्थल है। ये भारत की क्या है? मिश्र धरोहर स्थल है। मिश्र धरोहर स्थल की संख्या केवल और केवल एक है। अब आप फटाफट क्या करोगे? प्राकृतिक धरोहर स्थलों के नाम देख लोगे, क्योंकि नाम में आपको एक ना एक प्रश्न मिल जाता है। प्राकृतिक धरोहर स्थल, इनकी संख्या कितनी है? प्राकृतिक धरोहर स्थल इनकी संख्या है 7, ठीक है। प्राकृतिक धरोहर स्थल इनकी संख्या कितनी है? 7 है। आइए नाम देख लेते हैं। प्राकृतिक धरोहर स्थल में असम के 2 हैं, असम के 2 हैं। एक है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है किसके लिए? जो कि फेमस है वन हॉर्न रेनोसेरस के लिए। आपको पता है कि कल जो तारीख थी 22 सितंबर, 20 सितंबर, सॉरी 22 सितंबर थी, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है क्या? 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रीनो डे, यानी कि हम लोग कहते हैं विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। गैंडे की 5 प्रजातियां हैं, जिनमें से जो वन हॉर्न रेनोसेरस है, यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा है, वो केवल भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत में, ठीक है, भारत में मिलता है। तो काजीरंगा जो है, काजीरंगा उसी एक सींग वाले गैंडे का घर कहा जाता है, एक सींग वाले गैंडे घर कहा जाता है, क्योंकि 5 प्रजातियों में से जो एक प्रजाति है, कौन सी? एक प्रजाति जो है एक सींग वाला गैंडा, वो केवल भारत में ही मिल रहा है। और भारत में भी वो कहाँ मिल रहा है? असम में मिल रहा है, काजीरंगा मिल रहा है। तो काजीरंगा हो जाएगा कि नहीं हेरिटेज साइट, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद होता है, इसके बाद मानस। इसके बाद क्या नाम आता है? मानस। ये काजीरंगा और मानस जो हैं, ये दोनों कहाँ हो जाते हैं? मानस वन्यजीव अभयारण्य बोल दें। मानस कई नाम है, मानस बस सुन लीजिए, मानस बस सुन लीजिए, ठीक है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है, मानस वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हैं बच्चे असम में। ये दोनों कहाँ पर हैं? असम में। तो असम के 2 नाम आ गए, असम के क्या हो गए? 2 नाम आ गए, ठीक है, असम में। फिर नाम आता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि साइबेरियन सारस यहाँ पर इतनी दूर से, इतने कई मीलों से दूरी तय करके कहाँ पहुँचता है? भारत के केवलादेव घाना नेशनल पार्क में पहुँचता है, जो कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य का क्या है? नाम है, ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नाम है। वहाँ पहुँचता है मानस में, ठीक है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, सॉरी मानस कह रहे हैं, कहाँ पहुँचता है? केवलादेव में पहुँचता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ पर? राजस्थान में। ये हो गया राजस्थान का। इसके बाद टाइगर्स की एक प्रजाति जो बंगाल टाइगर है, जो कि उसका घर सुंदरवन का डेल्टा या कह सकते हैं सुंदर नेशनल पार्क है, उसे भी भारत का क्या, भारत का क्या कहते हैं? प्राकृतिक धरोहर स्थल कहते हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये केवल सुंदरवन याद रखिएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन नेशनल पार्क ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। फिर क्या है बच्चे? फिर है आपका पश्चिमी घाट, जो कि भारत का हॉट स्पॉट है ना। पश्चिमी घाट भारत का हॉट स्पॉट, और इसी के अंदर स्थित जो साइलेंट वैली है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। पश्चिमी घाट की लोकेशन तो मैं बता नहीं सकता हूँ। पश्चिमी घाट की लोकेशन तो कई राज्यों में, नर्मदा तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट 5वें नंबर पर। छठे नंबर पर कौन आ जाएगा? छठे नंबर पर आएगा, छठे नंबर पर आएगा कौन? छठे नंबर पर आएगा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क फेमस है हिमानी तेंदुए के लिए, है ना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? कोई बताए, तब तक मैं दूसरा लिख देता हूँ। फिर नाम आता है किसका? फिर नाम आता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। और नाम आता है नंदा देवी का। फूलों की घाटी एवं नंदा देवी, ये हो जाते हैं भारत के कितने? 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल। फूलों की घाटी एवं नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। ये तो आप बता दोगे, यूके मतलब समझ रहे हो ना, भारत की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा,
यूके मतलब उत्तराखंड। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद रखते हो ना, शॉर्ट फॉर्म जानने लगे हो, इतनी बार पढ़ चुके हो साथ में कि शॉर्ट फॉर्म आप जानने लगे होगे, ठीक है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। यस 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 यस। तो ये हो जाते हैं 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल। क्या आपको याद रहेंगे? प्राकृतिक धरोहर स्थल जो 7 हैं, क्या आपको याद रहेंगे बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं होगी? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं होगी? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप लोग देख लीजिए इनको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। फटाफट देखिए, फटाफट। चलिए, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम की, जिसका नाम है आयुसीएन। नाम सुना होगा आपने, आयुसीएन का नाम सुना होगा, बोलिए। आयुसीएन नाम सुना है कि नहीं, फटाफट बताइए। आयुसीएन, ठीक है। आइए अब आयुसीएन पढ़ लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, समाप्ति की ओर चला जाएगा, ठीक है। आयुसीएन इंग्लिश में आप बोलेंगे आयुसीएन। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आयुष्यन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में यदि आप बात करें तो प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति संरक्षण के लिए ये क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संघ हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। प्रकृति संरक्षण के लिए क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संघ हो जाता है। बहुत अच्छा। लुप्त प्राय जीवों के संकटग्रस्त जीवों और पौधों को रखा जाता है। देखिए, आईयूसीएन जो है ये पूरे के पूरे जीवों की 9 कैटेगरी में क्या करती है, 9 कैटेगरी में डिवाइड करती है, जिसमें से हम लोग कंसर्न किसको करते हैं, हम लोग कंसर्न करते हैं जो क्या है, संकटाग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है, या इसका आप बोलेंगे कि पूर्ण रूप हो जाता है। यदि आपसे बात की जाए कि प्रकृति को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए सबसे बड़ा जो केंद्र, सबसे बड़ी जो संस्था है वो क्या है, तो आईयूसीएन बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप इसका हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईयूसीएन का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से आप लोग देख के बताइए, फटाफट आंसर करिए। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है, करिए आंसर। आईयूसीएन जो है ये आपको कहाँ मिलने वाला है?
ये कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये जो आईयूसीएन है ये यूएनओ का पार्ट नहीं है, ये यूएनओ का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है। इसी को आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन जारी करता है। कौन जारी करता है? आईयूसीएन जारी करता है, जिसमें संकटाग्रस्त जीवों की सूची, ठीक है। वैसे आप ध्यान रखिएगा, जीवों की कुल 9 कैटेगरी जारी करता है आईयूसीएन जो है। ये जीवों की संकटाग्रस्त जीवों की सूची, इसमें पेड़ पौधे भी होंगे और जंतु भी होंगे। जैसे ये क्या करता है? प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनको 9 कैटेगरी में रखता है, ठीक है। जीवों को कुल रेड डाटा बुक जो है या रेड डाटा लिस्ट जो है, लाल सूची जारी करता है कौन? आईयूसीएन। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीवों की कुल कितने कैटेगरी ये जारी करता है? जीवों की कुल जीवों की कुल जीवों की कुल कुल जीवों को कुल जीवों को कुल 9 श्रेणियों में रखता है। किस में रखता है? 9 श्रेणियों। जीवों को कुल 9 श्रेणियों में 9 श्रेणियों में रखता है, ठीक है। उनमें से एक श्रेणी कौन सी होती है? जीवों को कुल 9 श्रेणियों में रखता है। इनमें से एक श्रेणी कौन सी होती है? इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात ये भी कह सकते हैं कि इसमें विलुप्त जीवों की भी बात की जाती है। आपसे प्रश्न एक पूछता है, किस जीव को आप विलुप्त कह देंगे? किस जीव को आप विलुप्त कह देंगे? विलुप्त जीव कौन सा होगा? ठीक है, विलुप्त जीव कौन सा होगा? एक्सटिंक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट। अभी आपने देखा था कि भारत देश से, ठीक है, भारत देश से चीतों को क्या कर दिया गया था? भारत देश से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था? विलुप्त घोषित कर दिया 1952 के बाद। 1952 के बाद भारत में चीते देखने को नहीं मिले। 1952 के बाद भारत में चीते देखने को नहीं मिले। अभी चीतों को लाया गया है नामीबिया से, आप देख रहे होंगे, नामीबिया से लाया गया। और कहाँ बसाया गया है? कूनो में बसाया गया है। कहाँ बसाया गया? कूनो में बसाया गया है। जो कूनो है एक नदी का नाम है। कूनो जो है किसका नाम है? नदी का नाम है। चंबल की सहायक नदी है कूनो। चंबल की सहायक नदी है कौन? कूनो, ठीक है। तो 4 वर्ष से नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। विलुप्त आप किसे कहेंगे? जो अपने प्राकृतिक आवास में लगातार 50 वर्षों से दिखाई ना दिया हो, उसको आप विलुप्त जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलुप्त जीव। जो अपने जो अपने ठीक है, जो अपने प्राकृतिक आवास में लगातार, या कह सकते हैं पिछले 50 वर्षों से दिखाई ना दिया हो। विलुप्त जीव कौन है? जो अपने प्राकृतिक आवास में पिछले पिछले 50 वर्षों से 50 वर्षों से दिखाई ना दिया हो। ध्यान रखिएगा, कितना है? 50 है। 50 वर्षों से दिखाई ना दिया हो, 50 वर्षों से दिखाई ना दिया हो, ठीक है। जो अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 वर्षों में दिखाई ना दिया हो, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि कूनो नेशनल पार्क जो है ये क्या हो जाता है? ये चीतों के लिए, या फिर मैंने आपको गिर सिंह परियोजना भी पढ़ाई थी, तो सिंहों के पुनर्वास का यहाँ से क्या चलाया गया है? योजना चलाई गई है। तो ये हो जाता है जो अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 वर्षों से दिखाई ना दे। तो इस तरीके से आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट में आपने प्री और मैक्सिमम हद, मतलब काफ़ी हद तक आपने क्या कर लिया है? मेंस की चीज़ों को भी पढ़ लिया है। लेकिन जब आप एक बार प्री अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर मेंस को और अच्छे से हम लोग एक बार पढ़ेंगे। लेकिन आपके प्री के लिए आपको मैंने अस्त्र शस्त्रों के साथ एकदम मजबूती से तैयार कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप जितनी भी चीज़ें हुई हैं इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे, एक बार अच्छे से इनकी पुनरावृत्ति कर लोगे। जब आपका अच्छे से 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगा? अच्छे से कंप्लीट तरीके से रिवीजन हो जाएगा, पुनरावलोकन हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, जितना भी हम लोगों ने ईवीएस वाले इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट में कवर किया है, सारा का सारा पोर्शन जो है मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं अपनी तरफ से रिवाइज करा दूंगा।
मैं अपनी तरफ से क्या करूँगा, रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने लेवल पर स्टैटिक जीके में रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चीज़ मान लीजिए कि मेरे सिलेबस में हो सकती है, लेकिन ये जो मुख्यालय हैं या फिर कह सकते हैं कोई डे जो है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण, हाँ जी, अभी सौरभ जी साइंस भी आपकी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, जो पार्ट आपके अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं वो सारे के सारे पार्ट पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ पोर्शन आपका भी होता है जिसको आप कवर करना चाहिए, आपको कवर करना चाहिए और आप कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डेज जो हैं, जैसे कोई संस्थान है आपसे पूछ लेगा, जैसे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कुछ चीज़ें जो हैं जिनको आप जीके के अंदर रखते हैं वो खुद भी आप पढ़ेंगे या फिर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कराया जाएगा। आपका एक पोर्शन स्टैटिक जीके वाला भी होता है जिसको आपको कवर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग साथ में बढ़िया से पढ़े और साथ में हम लोगों ने अच्छे से सीखा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे से रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चन सारे के सारे करा दिए जाएंगे। आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे जिसमें कि ओवरऑल होगा क्वेश्चन, जिसमें कि क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में, अच्छी बात है आपको पता है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको खुद भी करना होगा, जिसको आपको खुद भी तैयार करना होता है। कोई डे आपसे पूछ लेगा, ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि वन्य जीव सप्ताह कब है, आपसे पूछ लेगा कि कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, कब मनाया जाता है ओजोन दिवस, कब मनाया जाता है खाद्य दिवस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए सब लोग हेल्दी रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए विदा दीजिए मुझको। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत।